Hello everyone, welcome to CS classes. In this video, we will discuss about the biodiversity and type of biodiversity and what are the various threats to the biodiversity and why biodiversity is so important to us. In the previous video, we have already discussed about the environment, what are the various type of environment, ecosystem and their various types. In the very last video, we have already discussed about the food web and various type of food chains. You will find the link of all these videos in the description box. Please watch them. Now we will start about the what is the biodiversity. Biodiversity is a term which describes the every living organism within a single ecosystem or habitat, including the number and diversity of species and all environmental aspects such as temperature, oxygen, carbon dioxide level और the climate. तो जो हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है वो होती है कि हमारे किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर हमारे कितने टाइप ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनके नंबर्स क्या हैं, व्हाट इज द स्पीसीज डाइवर्सिटी लेवल इन दैट इकोसिस्टम. इवन it discuss about the various abiotic factors that are helping the species to thrive in that ecosystem, such as temperature, oxygen gaseous level, and the climate of the ecosystem. अब हम बात करते हैं कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है. ठीक है, सबसे पहले जो हमारा एक हेल्दी इकोसिस्टम होता है वो हमारी एक हेल्दी या रिच बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है. अगर आपका इकोसिस्टम लेस हैबिटेबल होगा उतना ही आपकी लाइफ प्रोसेसेस को कम सपोर्ट करेगा. इसका मतलब वहाँ पे उतनी ही बायोडाइवर्सिटी रिचनेस कम होगी. तो जो जैसे कि इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, अगर किसी एरिया के अंदर आपकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है तो आपका उस एरिया का एनवायरनमेंट जल्दी रिकवर होगा एज कम्पेयर टू दैट एरिया दैट हैज़ लो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिचनेस. Okay, so biodiversity is very important because it play a major role in the stability of ecosystem as well as the global climate. Now we will come to the types of biodiversity. Biodiversity can be measured by looking at three level of genetic, species and ecosystem diversity. One by one we will discuss all three. लेट्स स्टार्ट विद द जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी. जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होता है कि जब आपकी सिंगल स्पीसीज के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट जीन कॉम्बिनेशन की वजह से जो वेरिएशन पैदा होती है हम उसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी. जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप देखें इस फोटोज के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ बनाना दिखाई दे रहे हैं. ठीक है तो सब बनाना बट इनका कलर्स क्या है वो बहुत अलग अलग है. ये ऐसा क्यों है? कलर अलग होने की वजह है क्योंकि जो आपका जीन कॉम्बिनेशन है हर बनाना के अंदर अलग अलग है. ठीक है, ड्यू टू द वेरिएशन इन द जीन कॉम्बिनेशन द कलर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, तो जो वेरिएशन व्हेन वेरिएशन इज ड्यू टू द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन देन इट इज कॉल्ड द जीन वेरिएबिलिटी या जेनेटिक वेरिएबिलिटी. नेक्स्ट इज स्पीसीज वेरिएबिलिटी. स्पीसीज वेरिएबिलिटी क्या होती है कि आपके किसी इकोसिस्टम के अंदर कितने नंबर ऑफ स्पीसीज रहते हैं, किस तरह से वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है उस इकोसिस्टम के अंदर. ठीक है, हाउ दे लिव इन इकोसिस्टम विद ईच अदर. ठीक है, तो स्पीसीज रिचनेस only consider the number of different species and ecosystem, but when we talk about the species diversity it also consider the how the different number of species are distributed in an ecosystem. So we can say that those species diversity or species richness है, these are entirely different word, they are not synonyms to each other. नेक्स्ट इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है? जैसे कि हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और मैरीन इकोसिस्टम. बट जब हम अगर हम गौर से देखें तो हमारे जैसे इन मेजर इकोसिस्टम के भी आगे वेरियस सब ग्रुप्स हैं. जैसे कि मैराइन इकोसिस्टम में हमारा ओपन मैराइन ओशियन फ्लोर, कोरल रीफ, सॉल्ट वाटर वेटलैंड, मैंग्रोव सिस्टम आ जाता है. अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें तो हमारा टुंड्रा है, ग्रासलैंड, डेसिड्यूसियस फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, डेजर्ट है. ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर और लिविंग कंडीशंस की वजह से हमारे जो सब सिस्टम है वो आगे सब ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं जो कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज की को सपोर्ट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको फर्दर किस टाइप का थ्रेट उन्हें फेस करना पड़ता है.
ठीक है, जैसे कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, एलियन इन्वेशन स्पीसीज, जेनेटिक पोल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, डिजीज एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ थ्रेट दैट बायोडाइवर्सिटी इज फेसिंग नाउअडेज। तो सबसे पहले जो हमारा ह्यूमन रेस है, दैट इज पोजिंग ए ग्रेट थ्रेट टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ड्यू टू द राइज इन द population, our demand for the food, water, industry, transportation is increasing day by day. So that's why it is imposing a great danger or a burden on the natural ecosystem. Okay, that leads to the end of species. ठीक है, now first is the threat of urbanization. As we were talking about, the due to the rapid rise in the population, there is a rapid rise in the urbanization that is leading to the deterioration of our natural resources, especially due to the deforestation alone. Various number of species are ex, going to die or going to extinct in our coming years. ठीक है, बिकॉज होता क्या है कि जब भी आप रैपिड अर्बनाइजेशन में क्या होता है कि जो ह्यूमन है वो अपनी जरूरत के हिसाब से वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा चेंज कर देता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी स्पीसीज है, जो उस इकोसिस्टम में नेटिव स्पीसीज है, वो उस हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। ठीक है, उनके अडेप्टेबिलिटी उस हिसाब से नहीं होते, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उस एरिया का, वो इंटायरली चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे क्या है, देयर इज ए ह्यूज लॉस ऑफ द स्पीसीज इन दैट एरिया। नेक्स्ट इज थ्रेट ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन इज posing a great threat to the species because there is a great threat to the abiotic factors, बिकॉज जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, जो हमारी स्पीसीज जो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव है, दैट आर गोइंग टू एक्सटिंक्ट बिकॉज दे कैन नॉट अडेप्ट टू द राइज इन द टेम्परेचर। ओके, ड्यू टू द पोल्यूशन, आइदर इट इज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा, एक हद से ज्यादा कंटेमिनेट हो चुके हैं, तो जिस वजह से क्या होता है, इट पोज ए ग्रेट डेंजर टू द लाइफ ऑफ मल्टीपल स्पीसीज। नेक्स्ट इज थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, हो रहा है कि जो हमारा टेम्परेचर है, जैसे अर्बनाइजेशन की वजह से हमारी इंडस्ट्रीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर है, वो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी स्पीसीज है वो टेम्परेचर राइज को के साथ में कोप अप नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो टेम्परेचर राइज है उसकी वजह से स्पेशली इन द मैराइन इकोसिस्टम there is a great danger to the coral reefs that are the home to the various kind of species. Okay, the climate change is posing a great threat not only to the humans but also to the species, because our, especially in the marine ecosystem, our species are highly sensitive to the temperature change. Okay, next is threat of the invasive species. जब भी हम किसी इकोसिस्टम के अंदर हम बाहर से कोई स्पीसीज इंटेंसली या अनइंटेंसली इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो उस एरिया के लिए एक इन्वेजिव स्पीसीज होते हैं, बिकॉज दैट स्पीसीज डू नॉट बिलोंग टू दैट एरिया। सो इन्वेजिव स्पीसीज cause a great damage to the native species because ये आपकी नेटिव स्पीसीज के साथ में फूड और शेल्टर के लिए compete करती है, जो जिस वजह से क्या होता है, जो उस स्पीसीज की इंट्रोडक्शन की वजह से जो हमारा फूड चेन है उस एरिया का, और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो एंटायरली डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, इवन जो आपकी इन्वेजिव स्पीसीज है, दैट कैन कैरी द such kind of disease that are completely unknown to your native species. For example, Burmese python is an example of invasive species in the Florida, USA. Okay, because Burmese python belongs to the Asian subcontinent, but it was introduced in 1960 or in 1970. It was introduced in USA, in Florida, as pets. But over the period of time, Burmese python has multiplied very rapidly and posed a great danger to not only to the humans there but also to the native species, because they are competing for the food and shelter in that area. Next is environment pollution. The accumulation of pollution such as excessive use of fertilizer, harmful chemical from industrialization. जैसे कि हमें पता है कि हमारी ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए या फूड नीड्स को पूरा करने के लिए जो हमारा फर्टिलाइजर्स use it, that is has increased over the period of time. Even the introduction of industries in an area cause the pollution by discharging the natural
बाय डिस्चार्जिंग द इंडस्ट्री एफ्लुएंट्स इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज। तो जैसे क्या होता है, जैसे हमारी इंडस्ट्रीज है वो क्या कहते हैं अपना वेस्ट को जनरली क्या करती है वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर देती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है हमारा जो मैराइन इकोसिस्टम है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो रहा है, ठीक है। वो क्या है एंटायरली आपके वाटर कंपोजिशन को एंटायरली चेंज कर रहा है उस एरिया की। तो इस वजह से क्या हो रहा है जो हमारी स्पीसीज है, ठीक है, वो एंटायरली डिस्टिंक्ट हो रही है उस एरिया से, ठीक है। जो पोल्यूशन डिस्ट्रॉय द नेचुरल वेजिटेशन कंप्लीटली एंड दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ स्पीसीज दैट डिपेंड ऑन दैम। नेक्स्ट इज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या आ रहा है, जैसे हमारे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो हमारे एनवायरनमेंट है उसके अंदर हमारी CO2 की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो CO2 क्या करती है कि आपके टेम्परेचर को ट्रैप करके रखती है आपके लोअर इन्वायरमेंट। तो इस वजह से हमारा क्या है टेम्परेचर रैपिडली राइज हो रहा है। तो इस वजह से क्या होता है जो हमारी स्पेशली टेम्परेचर सेंसिटिव स्पीसीज है उनके लिए खतरा बढ़ गया है इन द कमिंग डिकेड्स, ठीक है। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज भी हमारा काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है फॉर द destruction of the biodiversity, and natural causes like flood, earthquake or other natural disaster are causing a great damage to the biodiversity. नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो बायोजियोग्राफिकल रीजन होते हैं दैट हैव द सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी स्पेसिफिकली ऑफ एंडेमिक लेवल, ओके, और द species that are threatened by the human activity or that are on the verge of extinction. सो किसी भी रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए दो कंडीशन मैट करनी पड़ती हैं। फर्स्ट वन इज रीजन मस्ट हैव द एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वस्कुलर प्लांट दैट हैव द हाई लेवल ऑफ एंडिज्म, एंड सेकंड इज दैट एरिया मस्ट retain the 30% of original habitat of particular species or it must be threatened। नाउ हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इंडिया के अंदर हमारे 4 आइडेंटिफाइड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। फर्स्ट वन इज हिमालय। हिमालय इज स्ट्रेच्ड ओवर द पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इट कवर्स ऑलमोस्ट 750 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी 750,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, ठीक है। हिमालयस रीजन के अंदर हमारी लगभग 163 ऐसी स्पीसीज हैं जिनको इन फ्यूचर खतरा है या वो ऑलरेडी एक्सटिंक्शन और दे आर ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। फॉर एग्जांपल वन हॉर्न राइनोसिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट काइंड ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट इज वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट लगभग हमारा 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर कर सकता है फ्रॉम महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। Western Ghat has almost 40% of total endemic plant species, 60% of amphibian and 50% lizard are endemic to the Western Ghat, ठीक है। Next is Indo-Burma. Indo-Burma hotspot is stretched over the a very large area, typically from the Ganga's Brahmaputra lowlands, ठीक है। It cover entire northeast India, Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia and southern China. It has around 13,500 vascular plant species and 50% of them are endemic to the region. Next is Sundarland. Sundarland covers the area of Indo-Malayan, Nicobar group of island, Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei, Philippines, ठीक है। Sundarland, the Nicobar Island have the rich terrestrial and marine ecosystem in India. Okay, तो biologically यह दुनिया का सबसे रिच हॉटस्पॉट है बिकॉज इट कंटेन अराउंड 25,000 स्पीसीज ऑफ वस्कुलर प्लांट आउट ऑफ विच 50,000 स्पीसीज आर फाउंड नोवेयर एल्स ऑन द अर्थ एक्सेप्ट दिस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इस वजह से जो हमारा सुंदरलैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये लगभग 15,000 स्पीसीज तो ऐसी कैरी करता है जो आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेंगी। Thank you for watching this video. Please stay updated for the more videos related to the EVS. Thank you very much.